बंगलों की बदलापुर पॉलिटिक्स, जी हां, इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा। हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, फिर चाहे वो देश की हो या फिर प्रदेश की। लोकतंत्र में बदलाव स्वाभाविक है, मगर इस बदलाव के साथ ही जो बदलापुर की सियासत होती है ना, आखिर उसे क्या नाम दिया जाए। मध्य प्रदेश में 2018 से लेकर 2020 में भारी सियासी उठापटक हुई। 2 बार सरकार भी बदली और इस बदलाव के साथ ही शुरू हो चुकी है बदलापुर की सियासत। 18 महीने बाद फिर शुरू हुई बंगला पॉलिटिक्स। इस बार कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस। 22 पूर्व मंत्रियों को 15 जून तक सरकारी आवास खाली करने का अल्टीमेटम। 2018 में 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई थी। उस वक्त भी बंगला पॉलिटिक्स सुर्खियों में थी। बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने का नोटिस थमाया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने बंगले खाली किए, मगर उनमें जमकर तोड़फोड़ भी की। 15 महीने बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और अब निशाने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। राज्य संपदा विभाग ने दूसरी बार पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किया है। राज्य संपदा संचालनालय का ये वो नोटिस है जो पूर्व मंत्रियों को दिया गया है। इसमें लिखा है कि अगर पूर्व मंत्री सरकारी आवास खाली नहीं करते तो 15 जून के बाद बलपूर्वक सरकारी आवास खाली कराए जाएंगे। मेरे पास 3 नोटिस आ गए उनकी तरफ से कि आप इनको खाली करें, नहीं तो आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है मध्य प्रदेश की सरकार को कि एक तरफ वो हमको नोटिस इशू कर रहे हैं, लगातार 3 नोटिस इशू कर दिए सारे एमएलए मिनिस्टर्स को, लेकिन क्या उन मिनिस्टर को दूसरी जगह कोई लौट देने का प्रावधान नहीं है क्या, या वो रोड पे बैठकर रोड पे रहेंगे वो? तो ये मेरी समझ से परे। इससे भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। हम लोग पिछले 15 महीने सरकार में रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एक्स मिनिस्टर, इवन कई एमएलए आज भी जो है बंगलों में रह रहे हैं, जो उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत है। राज्य संपदा विभाग ने हाल ही में वित्त मंत्री तरुण भनोत के सरकारी बंगले को भी सील किया। नोटिस मिलने के बाद पूर्व मंत्री लामबंद भी हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मंत्रियों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, तरुण भनोत, पीसी शर्मा शामिल हुए और बैठक में तय हुआ है कि वो सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। पूर्व मंत्रियों का यह भी कहना है कि ये एक बहुत छोटा मामला है और इस पर बदलापुर की सियासत ठीक नहीं। निश्चित तौर पर ये बदलेगी कार्रवाई। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मैं समझता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी जो आज गृह मंत्री है, ये उसी बंगले में हैं, पूरे टाइम रहे। विश्वास सारंग जी उसी में रहे। ये मुख्यमंत्री का बंगला था कृष्णा गौर जी का, उसमें रही और उनको आवंटित हो गया है। वो पहली बार की विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह जी का बंगला आ रहा। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक जो पूर्व मंत्री हैं सब, ये आज भी विधायक हैं, और जो विधायक नहीं रहे न मंत्री रहे उनको नोटिस नहीं दिए गए। नोटिस उनको दिए गए जो विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। तो ये निश्चित तौर पर दोहरे मापदंड है, और अधिकारी कर्मचारी भी समझ लें इस बात को कि ये राजनीति में ये सब चीज़ें अल्टी पल्टी कभी भी हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसे कदम न उठाएं जिससे कोई ऑकवर्ड स्थिति बने। कांग्रेस इस मसले को पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी की बदलापुर की इस राजनीति को जनता के सामने रखा जाए। कोरोना काल में सरकारी बंगले खाली कराने को लेकर कांग्रेस पहले ही सरकार पर निशाना साध चुकी है। ऐसे में ये साफ है कि मॉनसून में बंगलों को लेकर बदलापुर राजनीति का पारा और चढ़ेगा। कैमरा पर्सन विजय शेजकर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मुखातिब होने जा रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पहले बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे प्रवक्ता महेश शर्मा जी, और कांग्रेस से प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहली प्रतिक्रिया महेश जी आप ही की मैं लूंगा, क्योंकि अब तक हमने सुना है बदलापुर में जब कोई नेता बयान देता है तो प्रतिक्रिया के तौर पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता है। बदलापुर वहां पे देखने को मिलता है। तत्कालीन सरकार कोई योजना निकालती है तो शायद वर्तमान सरकार योजना बंद करके बदलापुर की सियासत कर लेती है। लेकिन ये बंगला पॉलिटिक्स सुनकर भी थोड़ा हंसी भी आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। 2018 से 2020 के दरमियान कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को अब नोटिस दिए जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि आप बंगले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, बंगला खाली करना ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। जब सरकार जाती है, नए जनप्रतिनिधि आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, तो निश्चित रूप से शासन की और प्रशासन की अपनी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये काम प्रशासन करता है। लेकिन कांग्रेस का बंगला और गाड़ी प्रेम जग जाहिर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नेहरू जी के कालखंड से लेकर आज दिनांक तक हमारे जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए बंगला कितना आवश्यक है ये वो अपने बातों से और क्रियाकलापों से बता देते हैं। आप ये देखें कि बंगला ना होने के कारण कई मंत्रियों ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद ये कारण दिया था कि बंगला नहीं है, जन समस्याएं कैसे सुने। तो निश्चित रूप से बंगले से इतना प्रेम क्यों है इनको, ये बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक और माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री कभी बंगले के लिए काम नहीं करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली, 1 महीना हो चुका है, हमने कभी बात नहीं की। पर महेश जी, ये बंगला प्रेम हो सकता है, इस पर तो मैं जवाब ले लूंगा अवनीश जी से। महेश जी, इस पर तो मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है, गोविंद सिंह खुद कह रहे हैं और वो तो विधायक भी हैं, तो ऐसे में ये जबरदस्ती क्यों? नहीं, किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, शासन की प्रक्रिया होती है। संपदा विभाग नोटिस दे रहा है। नए मंत्री आते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनको स्थान देना होता है, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बदलापुर की राजनीति करने वाले कौन थे। जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के प्रतिष्ठानों को तोड़ने तक का काम किया है, संजय पाठक जी के होटल को तोड़ने का काम किया है। तो बदलापुर की राजनीति किसने की? योजनाएं जो धरातल पर उतर रही थी, जो लाडली लक्ष्मी से लेके इतनी योजनाएं, हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको चलिए मैं इस पे जवाब ले लेता हूं महेश जी, अवनीश जी से मैं जवाब ले लेता हूं। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप? ये तो साफ तौर पर आरोप लगाया बीजेपी ने कि बंगला और गाड़ी के प्रति आपका प्रेम है जो छूट नहीं रहा है। देखिए, ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है दीपक जी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पीछे जाना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ इसी 15 माह की बात करूंगा कि 15 माह में चाहे विश्वास सारंग हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, बाबूलाल गौर जी हो या उनकी बहू कृष्णा गौर जी हो, हमने किसी से बंगला खाली कराने के लिए हमने नोटिस नहीं, क्योंकि ये बहुत ओछे दर्जे की राजनीति होती, छोटे दर्जे की राजनीति होती है। और सबसे बड़ा, हमें कोई बंगला प्रेम नहीं है, ये महेश जी कह रहे थे। आपने देखा होगा हमारे कई जो पूर्व मंत्री थे 15 साल पहले, वो बंगला खाली कर चुके। किसने बंगला घेर के रखा है, ये आप बता दीजिए एक नाम। और सबसे बड़ी बात, ये तरुण भानोट जी का जो बंगला खाली करके जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, बीडी शर्मा जी पहली बार के सांसद हैं वो, ना तो आज तक विधायक रहे, ना उनकी क्या सीनियरिटी है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते आपको बंगला नहीं मिल सकता, आप उसके कैपेबल, आप उसके योग्य नहीं होते, आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये जिस तरह की राजनीति कैसे समय में आप कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण काल में आप ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब न्यायालय ने भी कहा है कि जो जहां रह रहा है किराएदार से किराया ना लिया जाए, मकान वाले किराएदार को परेशान ना करें, आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर अवनीश जी, महेश जी ने भी कहा और बीजेपी भी आरोप लगाई है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत तो 2018 में भी हुई थी जब आपकी सरकार बनी थी। मुझे एक नाम बताएं, हमने किस मंत्री का बंगला सीज किया, किस मंत्री का हमने सामान, बीजेपी के नेताओं को आपने नोटिस थमाए थे 2018 में। एक नाम बताइए दीपक जी, लेट मी कंप्लीट, पहले मुझे कंप्लीट करने जी। दीपक जी, एक नाम बता दीजिएगा आप मेरी बात होने के बाद कि हमने जिससे कहा कि तुम्हारा हम सामान, बंगला सीज कर देंगे, सामान फेंक देंगे। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। कोरोना संक्रमण काल में ठाके लगाता है और अपने मुंह से एक्सेप्ट करता है कि मैंने केंद्रीय संगठन के कहने पर ये सरकार गिराई है। लोकतंत्र की हत्या करने पर ठाके लगाता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच। इतना निर्दयी, इतना निकृष्ट मुख्यमंत्री शायद इस देश ने आज तक कभी नहीं देखा।
जो बोलता है कि मैंने तो अमित शाह जी के कहने पर, नड्डा जी के कहने पर, मोदी जी के कहने पर सरकार गिराई है। और आज उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बीडी शर्मा जी आगे आते हैं, कमल पटेल जी आगे आते हैं। अब अवनीश जी, हम थोड़ा डिबेट के विषय से भटक रहे हैं, हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। डिबेट के विषय से महेश जी भी भटके थे, वो नेहरू जी पर गए थे। दीपक जी, आपको उनको रोकना चाहिए था उस समय। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ये जो डैटी बंगला पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, ये इस प्रदेश में कभी नहीं हुई। पानी न्यायालय की शरण लेती है बंगले के लिए। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी साफ सुथरी काम इतना कराया 8 महीने में बंगले के। देखिए, आप दोनों प्रवक्ता ऐसे बोलेंगे तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा। एक एक करके आप बोले, मैं महेश जी आपको मौका दूंगा। अवनीश जी को संक्षिप्त में पहले बात पूरी करने दीजिए। महेश जी मैं दूंगा मौका। महेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पूरा मौका मिलेगा। पहले अवनीश जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी देखिए, मैं दीपक जी वही कह रहा था, ये बेवजह की आरोप है कि हमने बंगलों में काम कराया। जो भी नया प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बंगलों में जब भी शिफ्ट होता है, वो अपने हिसाब से, अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसमें पूजा पाठ कराया जाता है। और पूजा पाठ के करने के पहले रंग रोगन कराया जाता है, पेंटिंग की है, सबने कराया, ये भी करवा रहे हैं। आप पता कर लीजिए सीएम हाउस में अभी शिवराज जी क्यों शिफ्ट नहीं हुए, सीएम हाउस में शिवराज जी क्यों शिफ्ट नहीं हुए? इसलिए शिफ्ट नहीं हुए कि उसमें निरंतर अभी कार्य प्रगति पर है, उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस चल रहा है। महेश जी मुझे बोलने दीजिए। महेश जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शिवराज जी सीएम हाउस में क्यों शिफ्ट नहीं हुए सबको मालूम है। अभी वहां काम चल रहा है, अभी महंगे बाथरूम बनाए जा रहे हैं, अभी जकूजी लगाया जा रहा है, बाथटब लगाया जा रहा है, इसलिए अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। ये झूठे बेवजह आरोप लगाती बात, मैं तो साफ कह रहा हूँ। इस तरह की ठीक अवनीश जी, आपने अपनी बात रख ली, मैं फिर मौका दूंगा। कभी इस तरह की गंदी राजनीति नहीं देखी। चलिए ठीक, अवनीश जी मैं लौटूंगा। साउथ इंडिया महेश जी सवाल तो उठा है कि आप एक नाम गिना दीजिए 2018 मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई, ये इनको ध्यान रखिएगा। महेश जी क्या कहेंगे आप? सवाल बुंदेला जी ने उठाया, 13 भी आनी, उसके बाद 14 भी आनी, समय बदलता है महेश जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए, ये कोई बुंदेला जी मैं जवाब ले रहा हूं, हमारे हैं। बुंदेला जी जवाब ले लेते हैं, महेश जी से जवाब ले लेते हैं। महेश जी जी, दीपक जी अपना सवाल दोहराएं। सवाल फिर उठाया कांग्रेस ने, बुंदेला जी ने अभी सवाल उठाया कि आप नाम बता दीजिए, उस वक्त शिवराज सरकार की क्या स्थिति थी 2018 में। सवाल उन्होंने खड़े किए, आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया, ये कह रहे हैं। नोटिस जारी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे पूर्व सांसद आलोक संजर हो, पूर्व महापौर आलोक शर्मा हो, जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म होता है और वो बंगला खाली कर देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमाणित कार्यकर्ता है। बंगले की लड़ाई नहीं लड़ता, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमाणित कार्यकर्ता। महेश जी मेरी बात सुनिए। महेश जी बुंदेला जी का ये कहना है, पहले आप दोनों प्रवक्ता शांत हो जाइए, दोनों प्रवक्ता शांत हो जाइए। महेश जी देखिए मेरी बात सुनिए, बुंदेला जी का ये कहना है, तरीके से देखिए आप दोनों जब चर्चा करेंगे इस तरह तो समझ नहीं पाएंगे, हम फिर भटक रहे हैं। महेश जी मेरी बात सुनिए, बुंदेला जी का कहना है कि 2018 चुनाव जब हुए थे तब बीजेपी के पूर्व मंत्रियों से बंगला नहीं खाली करवाया गया था, वो रहे थे बंगले में, और यही मनोदशा, यही स्थिति अभी कांग्रेस के उन पूर्व मंत्रियों की है। तो ये दबाव क्यों डाला जा रहा है? अब सरकार बदल गई है तो उस वक्त तो पूर्व मंत्रियों के बंगले नहीं खाली कराए थे बीजेपी के वक्त। नहीं, देखिए कितने लोगों को नोटिस गया है और किन कारणों से गया है, किस प्रोटोकॉल में नहीं आते, वो प्रशासन तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती, ये प्रशासन तय करेगा कि किस बंगले में कौन कैसे रहेगा। ये हमारा एक विभाग है भाई, पीडब्ल्यूडी संपदा संचालय है, वो तय करता है कि किस व्यक्ति को कहां क्या आवंटन करना है, क्या नोटिस करना है, उसकी वो मॉनिटरिंग करता है। लेकिन भाजपा कभी इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। अभी तो मेरे मित्रों को केवल तकलीफ इस बात की है कि अपना घर संभाल नहीं पाए, अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, श्रीमान सिंधिया को लगातार अपमानित किया और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इनके अंदर जो दर्द है बंगलों का, गाड़ी का, वो बहुत स्वाभाविक है जो छलक रहा है। जी चलिए, अब बुंदेला जी समय बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त में आप दोनों प्रवक्ताओं से छोटा सा मैं कमेंट्स दूंगा, रिएक्शन लूंगा कि ठीक है सरकार बदलती है, चाहे वो देश की हो प्रदेश की हो, 5 साल के वक्त के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये सौहार्द की राजनीति क्यों नहीं दिखती? ये तलखी, ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? दीपक जी ये बात तो आपको पूछना है। आप इस देश के चौथे स्तंभ में हैं और बंसल जैसे न्यूज चैनल में आप बैठे, आपको पूछना है कि क्यों बार बार इनके नेता, कमल पटेल जैसे नेता बार बार धमकी देते कमलनाथ जी को जेल भिजवाएंगे। अरे साहब हिम्मत है तो भिजवाई ना। ये धमकी देते हैं बीडी शर्मा जी, इनके मुख्यमंत्री, कि हम
दिग्विजय सिंह जी को जेल भिजवाएंगे। अरे साहब 15 साल तो आप जेल भिजवा नहीं पाए, आप क्या जेल भिजवाओगे? अरे साहब ये तो हमारी मानवता है कि हमने बदले की भावना से काम नहीं किया कभी भी ना। कांग्रेस कुछ इसी तरह के आरोप बुंदेला जी बीजेपी की तरफ से भी लगे हैं आपकी पार्टी पर, ना कभी भविष्य में करेगी। दीपक जी ये धमकियां दे रहे हैं, आपने देखा होगा, ये इनका जो दर्द झलक रहा है ना कि हमने इनके कार्यकर्ताओं के किसी के मकान, अगर इनका कार्यकर्ता अगर भूमाफिया है, मैं तो साफ कहता हूं, क्या जीतू सोनी जैसे लोगों के होटल, उनके मकान, उनकी बिल्डिंग टूटने का लेकिन बुंदेला जी आरोप तो लगे। बहुत छोटी सी टिप्पणी महेश जी, आपके ऊपर कह रहे हैं कि धमकी देते हैं, आरोप नहीं तो धमकी देते हैं। ये बताइए क्या शुद्ध के खिलाफ? बुंदेला जी मैं लौटूंगा, अब क्या समय कम है, मैं बहुत छोटी सी महेश जी की टिप्पणी ले रहा हूँ। महेश जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का बंगला प्रेम ये जग जाहिर है। कांग्रेस जीतू सोनी के बंगले टूटने का आपको दुख है? और कमलनाथ जीतू सोनी के मकान टूटने का आपको दुख है क्या? हम इस विषय पे जांच करेंगे, इस विषय पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। किसान को धोखा देने वाली, नौजवान को धोखा देने वाली और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धोखा देने वाली, कोरोना का पैसा खाने वाली शिवराज सरकार, घोटाला करने वाली शिवराज सरकार। चलिए कुल मिलाकर आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के अपने अपने दावे जरूर हैं, लेकिन जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं सियासी पारा गरमा रहा है और ये बदलापुर की राजनीति भी गरमा रही है। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, जहां इस पूरे मसले पर दिग्विजय सिंह की बजाय राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को प्रथम वरीयता उम्मीदवार तय किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने यह मांग की थी और ये मांग उठाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं दलित कार्ड खेला। मगर अब कांग्रेस में इस मसले पर अंदरूनी उठापटक शुरू हो गई है और कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले पर सेफ गेम खेलना शुरू कर दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा का जो इस समय आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में राज्यसभा की 2 सीटें जाएंगी और कांग्रेस को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से देखें तो 230 विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, यानी संख्या बल है 206। ऐसे में 1 सीट को जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास फिलहाल 107 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीट जीतने के लिए बीजेपी को 104 विधायकों की जरूरत है, जो आसानी से उसके पास मौजूद है। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 92 है। 1 सीट के बाद कांग्रेस के पास 40 विधायक बचते हैं। बीएसपी के 2, एसपी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक भी यदि कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस के पास 47 विधायक ही बचेंगे। कांग्रेस को तीसरी सीट जीतनी है तो उसे बीजेपी खेमे में सेंधमारी करनी पड़ेगी। ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी ने एक दांव चला है जो चुनाव से पहले कांग्रेस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अब ये तो कांग्रेस सोचे, एक एससी नेता, अब वो एससी को लाना चाहते हैं, केवल राजाओं की रखना चाहते हैं, अब वो जाने। यही वो दाव है। बीजेपी ने फूल सिंह बरैया को प्रथम वरीयता उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव की राजनीति शुरू कर दी है और इस मसले पर कांग्रेस में भी अंदरूनी तौर पर उठापटक है। एंटी दिग्विजय लॉबी इसे मुखरता से उठा भी रही है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने चौधरी राकेश सिंह को टिकट न देने की पुरजोर तरीके से पैरवी और ट्वीट भी किया था। कहा ना कि राकेश चौधरी जी के साथ तो मेरी दिक्कत ये है, ऐसे समय में धोखा देकर गए वे जबकि अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था। अगर मुझसे राय मांगी जाएगी तो मैं कहूंगा इनको कांग्रेस में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी किस अथॉरिटी में आज कांग्रेस में है? जैसे राकेश चौधरी हैं वैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में है, प्रत्याशी हैं राज्यसभा के। आज क्या उनको ये अधिकार मिल गया है आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से, आदरणीय सोनिया जी की तरफ से, आदरणीय राहुल जी की तरफ से, वो इस तरीके के वक्तव्य दें जनता में आके, प्रेस के सामने आके, इसलिए मैं आहत हुआ हूं। ऐसे में चौधरी राकेश सिंह ने भी ट्वीट कर नैतिकता का हवाला देते हुए फूल सिंह बरैया के लिए दिग्विजय को पीछे हटने की नसीहत दे दी। कांग्रेस की मुश्किल है कि वो इस मसले पर ना तो दिग्विजय का और ना ही फूल सिंह बरैया का समर्थन कर सकती है, ना ही मुखालफत। ऐसे में बीच के रास्ते के तौर पर कांग्रेस ने आलाकमान पर मामला छोड़ दिया है। इसके बारे में हाई कमांड तय करता है कि कौन क्रम किसका रहेगा, ये हम लोगों के चर्चा के विषय पर नहीं है। राज्यसभा चुनाव तक कांग्रेस के लिए इस मसले पर चुप्पी साधना ही बेहतर विकल्प है, मगर यह जरूर है कि विधानसभा का जो भी नतीजा सामने आएगा, बीजेपी इस मसले को
उपचुनाव में जोर शोर से भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 24 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें आरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस मसले पर सवाल यही है कि क्या बीजेपी की इस चाल से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अंदरूनी हद में कुछ चल रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। महेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, अवनीश सिंह बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहली जो प्रतिक्रिया में आप ही की लूंगा बुंदेला साहब, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो एक गेम चला है या जो प्लान बनाया है, प्रथम वरीयता दलित कार्ड खेला है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या अंदर खाने इसको लेकर चर्चा हो रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि प्रथम वरीयता दलित कार्ड को लेकर उलझी हुई है पार्टी। दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह तो प्रत्येक उदाहरण है। दीपक जी, ये क्या बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो शिवराज जी कह रहे हैं कि राजाओं को भेज रही, तो क्या हम तो जिसका नाम है आप तो बल्कि महाराज को भेज रहे हो। प्रथम वरीयता में आप राजा, प्रथम वरीयता में आप भेज रहे हो। नहीं, देखिए ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है दीपक जी, इसमें शिवराज जी कोई नहीं होते। मैं कहूं कि शिवराज जी क्यों मुख्यमंत्री, शिवराज जी दलित को मुख्यमंत्री बनाए, क्यों है आप मुख्यमंत्री? इस्तीफा दीजिए। मैं आज ये बंसल न्यूज पर प्रश्न उठा रहा हूं कि शिवराज जी इस्तीफा दीजिए, दलित को मुख्यमंत्री बनाई। क्या आप बनाएंगे? पर बुंदेला जी, आप अगर महाराज को अगर देते वरीयता तो सरकार नहीं गिरती शायद आज। नहीं, एंटी दिग्विजय लॉबी भी एक्टिव है, सुनने में तो ये भी आ रहा है। महाराज दीपक जी, महाराज का लालच जो था वो आसमान को छू रहा था। महाराज को केंद्र में मंत्री बनना था, हम केंद्र में मंत्री नहीं बना सकते थे। महाराज को हमने कहा था आप राज्यसभा चले जाइए, वो नहीं गए। महाराज को कहा डिप्टी सीएम बन जाइए, नहीं बने। महाराज को कहा प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, वो नहीं बने, क्योंकि महाराज को बनना था केंद्र में मंत्री। महाराज को भी दिल्ली में अपना बंगला बचाना था। जो अमित शाह, मतलब जो मोदी जी की सरकार जब बनी, तो जब वो चुनाव हारे लोकसभा का, तो उनको नोटिस दिया कि उन्होंने बंगला अपना खाली किया। महाराज को अपना बंगला चलिए ठीक है, महाराज की ख्वाहिशें बड़ी थी, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चौधरी राकेश सिंह तो दिग्विजय सिंह जी को नसीहत दे रहे हैं पीछे हटने की। चौधरी राकेश सिंह दिग्विजय को नसीहत दे रहे हैं। महाराज का तो एक ऑडियो भी आया है, फोन पे बात कर रहे हैं 50 लाख का, आपको याद होगा दीपक? नहीं, भी थोड़ा सुनवा दीजिए। मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा बुंदेला जी। चौधरी राकेश सिंह तो हिदायत दे रहे हैं दिग्विजय सिंह को पीछे हटने की। वो कह रहे हैं जितना उनका कद है उतना ही मेरा भी कद है, जितना उनका इंटरफेयर है। देखिए मैं बताऊं, देखिए दिग्विजय सिंह जी का या किसी का भी कद है, वो सबका एक आम कार्यकर्ता का भी कद होता है दीपक जी, लेकिन किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये डिसाइड करता है राज्य संगठन, पार्टी का केंद्रीय संगठन। ये भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। पर चौधरी राकेश सिंह आहत हुए हैं दिग्विजय के बयान से, और एंटी जो दिग्विजय लॉबी वो एक्टिव हो गई है। देखिए चौधरी राकेश सिंह एक बहुत सम्मानजनक नेता, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। बाकी चौधरी राकेश सिंह जी का ये तो सर्वविदित है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में पार्टी को छोड़ा था। ये दीपक जी आप भी जानते हैं कैसे छोड़ा था, किस तरह में, किस स्थिति में छोड़ा था, और किस स्थिति में वापस आए। वापस आने के बाद उनकी क्या चर्चा हुई है कमलनाथ जी से, सिंधिया जी से। उस समय को सिंधिया जी के कहने पर वो शायद, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास बुंदेला जी। वो उस टीम में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं उनके बारे में महेश जी आखिर आप, महेश जी आपसे जानना चाहूंगा, आखिर आप क्या कांग्रेस को फंसाना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ही क्या गेम बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं कांग्रेस को फंसाने का? महेश जी, दलित को दीपक जी, कांग्रेस को फंसाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने ही अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी जो श्रीमान बंटाढार के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने सरकार का 15 महीने में काम लगा दिया, और कमलनाथ जी को अंधेरे में रखकर इस प्रकार की जो घटनाक्रम किए हैं, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नेतृत्व विहीनता की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, इनके पास नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ है। आप देखें जिस प्रकार से अंतर्द्वंद है विधायकों के आपस में, मंत्रियों के आपस में, उसके बाद आज जो संगठन की स्थिति हो गई है कि संगठन के पदाधिकारी किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आप तय करेंगे कि नहीं, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं, महेश जी, शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तो राजा को आगे भेज रही है। संबोधित कर रहे थे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, कल तक इनके कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले वही सिंधिया आज इनको किस प्रकार से बुरे लगने लगे हैं। ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि सरकार जाने की के अंदर कितनी है। महेश जी वो ठीक है, उन पे महाराज पे तो आरोप बुंदेला जी ने भी लगाए कि ख्वाहिशें उनकी बड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो खुद कह रहे हैं कि राजा को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी। चुनाव में राज्यसभा में दलित जो है फूल सिंह बरैया, उनको पीछे क्यों रखा है?
देखिए आप ये दीपक जी, मसला दलितों उठा के नाम पे केवल वोट बैंक की राजनीति, आदिवासियों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति, किसानों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति, यही कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्थायी चरित्र है। 70 साल तक इस देश के गरीबों को गरीबी हटाओ के नारे के नाम पे चला है, और अब जब देश का गरीब, देश का नौजवान, देश का किसान समझ चुका है इस बात को कि अब ये भ्रमित करने वाले नारे नहीं चलेंगे, जो काम करेगा वही जनता के दिलों पर राज करेगा। आप जिस प्रकार से लगातार भ्रम की राजनीति करते रहे, उसका जवाब आपको 2014 में मिला, 2019 में मिला और आगे भी मिलने वाला है। क्योंकि अब काम महेश जी करने वाले आश्वासित की हैं आप, जनता कदर कांग्रेस करती है, आप जनप्रतिनिधि आश्वासित चाहे हैं, 2 पार्षद सीटें हो, ले रहे हैं आप सांसद राज्यसभा हो, की। विधायक हो या प्रधानमंत्री हो। 3 में से 2 ले रहे हैं आप महेश जी, आश्वासित हैं आप, कॉन्फिडेंट है? कांग्रेस आज वर्तमान में एक डूबता जहाज हो चुकी है। तो अभी आप राज्यसभा का चुनाव निकट आने दीजिए, कई और विकेट गिरने वाले हैं। आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी 19 अपने को चुनाव है 57 महेश जी, वोट कितनी संभालने, कितनी ये सीटें ला रहे हैं बहुत आप? बड़ी बात है। महेश जी कॉन्फिडेंट है आप, कितनी सीटें ला रहे हैं 3 में से? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे दोनों के दोनों प्रत्याशी अच्छे बहुमत से विजयी होंगे, राज्यसभा जाएंगे और जनता का पक्ष पूरे पुरजोर तरीके से रखेंगे, जन समस्याओं को उठाने का चलिए, काम करेंगे। तो आप देश 2 के अगर विभिन्न जीत रहे हैं तो मुद्दों पर तीसरी के लिए अपनी फिर पक्ष पेच क्यों अपने फंसा रहे हैं? पार्टी के टकराव पक्ष की को स्थिति क्यों दिख मजबूती रही से है? रखने का काम कांग्रेस को करेंगे। दे दीजिए, कांग्रेस को दे जी? दीजिए, फिर ये पेच क्यों फंसा रहे हैं तीसरी सीट के लिए? देखिए कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म भरा है, 2 लोगों का फॉर्म भरा है, तो चुनाव तो होना निश्चित है, लेकिन इनका ये कार्ड दिख जाता है कि केवल इनकी वरीयता दिग्विजय सिंह जी को ऊपर रखने की थी। आदिवासी नेता भरैया जी को अगर ये ऊपर रखते तो निश्चित रूप से दिखाई देता कि दलितों के नाम पे आपने लंबे समय तक राजनीति नहीं की है। आप कहीं ना कहीं दलितों का हित चाहते हैं, दलितों के हित से आपको सरोकार है। ठीक, बुंदेला जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि कैंडिडेट तो आपके भी 2 हैं, लेकिन मुश्किलें नजर आ रही है गेम, अगर हम नंबर गेम में देखें तो? देखिए, हमने पहले भी कहा है, जिस ये पूरी राज्यसभा सीट के लिए पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा, हमारी सरकार को गिराया। ये कह रहे हैं विकेट गिरने की बात, साहब ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना, जितने विकेट गिरना थे गिर गए, जिसको जाना जो बिकाऊ था चला गया, हमें कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिन पे दिन रात हमको कोसती है, क्योंकि हमारा डर है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये हमारी बात कर रहे हैं विकेट गिन, पहले खुद के विकेट संभाल लो। अरे साहब, लगभग 80 दिन की सरकार हो गई तो मंत्रिमंडल का गठन विस्तार तो कर नहीं पाए। 29 दिन अकेले एक मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई है। अरे साहब, कोरोना की बात करते हैं तो दिन रात ये देखो, अभी हाल दिख रहा है, आपके यहाँ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, ये स्क्रीन पर देख लो आप। आपका निरंतर 100 200 आप 500 आदमी के आयोजन हो रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। कोरोना की तो आप बात मत करो महेश जी, बात करो उस बात की कि आप मंत्रिमंडल का, अरे आपके मुख्यमंत्री इनको डर है कि इनको डर था कि इसी चक्कर में विस्तार पहले नहीं किया, इन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद विस्तार टाल दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि विस्तार कर देंगे तो 10-12 लोग क्रॉस वोटिंग ना कर दे राज्यसभा में, तो नाराज हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को एडजस्ट करना है इनको सिंधिया के। इस चक्कर में मंत्रिमंडल अपनी परवाह करिए। चलिए महेश जी और बुंदेला जी, राज्यसभा की जंग को जो है ज्यादा दिन नहीं बचे, 19 को वोटिंग होना है, शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। समय की कमी है चूंकि। महेश जी, हम इस विषय पे कभी और डिबेट करेंगे। महेश जी और अवनीश जी, फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मसला फिलहाल यही है कि राज्यसभा को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब देखना होगा 19 तारीख की शाम को क्या आते हैं नतीजे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।